बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं? आप ख़ुद वीज़ा फ़ाइल को कैसे तैयार कर सकते हैं? वीज़ा फ़ाइल में जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? व्यूअर्स, आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया वीज़ा फ़ाइल को तैयार करने का आपको बिल्कुल नहीं देना। आप ख़ुद ही घर बैठे अपने अपने ही तौर पर ख़ुद ब ख़ुद अपनी फ़ाइल को किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आज मैं आपको दोबारा सारा तरीका खुद से समझाऊंगा ताकि आपके पैसे बचें। और आप जो है आप जब अपना काम खुद करेंगे तो आपको जो है किसी किस्म की जो है किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जब अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई करेंगे, अपनी फ़ाइल को ख़ुद तैयार करेंगे, तो आपको पता होगा कि जी वीज़ा फ़ाइल में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, मैंने क्या तैयार किया है, मेरी क्या फ़ाइल है, वगैरह वगैरह। तो ये आज मैं दोबारा इस पर वीडियो बना रहा हूँ, कम्प्लीटली जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता वो लोग किया करें जो मुझसे पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं। मैं पेड कॉल सर्विस देता हूँ आधे घंटे की, बड़े नॉर्मल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई डॉक्यूमेंट को तैयार करवाना है, कोई असिस्टेंस चाहिए, मैं वो भी देता हूँ। तो व्हाट्सएप पर मुझसे सवाल जवाब ना किया करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसका जो है जवाब अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कर दिया कीजिए, मैं उस पर आपको जवाब दे दूँगा और मैं सबको जवाब देता हूँ। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो चीज़ है जी आपने ख़ुद जो है उसको फ़िलअप करना है, वो है जी आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। चाहे वो शेंजन कंट्री का हो या वो हो यूके का, यूरोप के किसी कंट्री का, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह, ये आपने ख़ुद फ़िल करना है। सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। बड़े ही आसान सवाल होते हैं और उनका जो जवाब जो होता है वो टू द पॉइंट देना होता है और अकॉर्डिंगली देना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर उन्होंने ये पूछा है कि आपकी डेट ऑफ़ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ़ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ ही देनी है, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं देनी। आपने स्पेसिफिक रहना है और प्रिसाइज रहना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो टेक्निकल नौइयत के ज़रूर होते हैं, अगर आप कोशिश करें उन्हें ख़ुद फ़िल करें, ख़ुद आंसर उसका दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो उसकी असिस्टेंस अपने किसी फ्रेंड से ले लें, किसी रिलेटिव से ले लें। अपने हल्का अहबाब में देखें कि क्या आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने कभी उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, तो उस सवाल की इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले लें। अगर ऐसा कोई ना मिले तो फिर यूट्यूब तो है ही ना, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस होती हैं कि जी हाउ टू फिल द स्पेसिफिक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। आप उसमें जाके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म की वीडियो देख लें और उसको स्पेसिफिकली फ़िल कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म किसी भी कंट्री का होता तो बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन ये आसान होने के साथ साथ ये उतना डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि आपका वीज़ा जो है, आपके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन जो आप ख़ुद देते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने बड़ा प्रिसाइज रहना है और टू द पॉइंट बात करनी है, और कोई चीज़ समझ ना आए तो किसी की असिस्टेंस लेनी है, वरना आपने फ़ॉर्म फिल नहीं करना। तो ये सबसे पहला आसान तरीका जी। पहला डॉक्यूमेंट जो है जी, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करना है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आप ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में फ़िल करें, और ऑनलाइन ही ज़्यादातर फॉर्म फिल होते हैं। अगर आपने उसका प्रिंट आउट लेना है तो एक अच्छे जो है 100 से 110 या 120 ग्राम का जो पेपर होता है उस पर प्रिंट लें, उसका प्रिंट आउट उस हैवी पेपर से लें। फिर उसके बाद जो है, जो अगर आपने उसका फॉर्म का जो फिल किया है उसका प्रिंट आउट लेना है तो कोशिश करें लेज़र प्रिंटर से लें, क्योंकि लेज़र प्रिंटर जो होता है उसकी जो है उसका जो लिखाई जो होती है, राइटिंग, उसके जो कलर जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का जो प्रिंट है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं बड़ी काउंट करती हैं। और कोशिश करें कि एप्लीकेशन फॉर्म को मैनुअली फिल ना करें, ऑनलाइन डाउनलोड करके पीडीएफ की शक्ल में या वर्ड फॉर्मेट की शक्ल में फ़िल करें। अच्छा जी, ये तो हो गया जी एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर आता है जी डॉक्यूमेंट
जो आपने तैयार करना है अपनी फ़ाइल में, वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली ज़्यादातर 6 माह की ही चलती है। आपने 6 माह की ही बैंक स्टेटमेंट जो है अटैच करनी है। कुछ कंट्रीज़ जो है 3 माह की भी मांगते हैं, लेकिन मैनेज आपको 6 माह की ही करनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है और बैंक से आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेना है। आप अपने बैंक में जाएं, उन्हें उन्हें कहें कि जी मुझे वीज़ा अप्लाई करना है इस कंट्री का, तो मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उन्हें पता होता है, वो आपको अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी आपकी नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ बिजनेस। चलिए अगर जॉब की बात कर लूँ, सैलरीड पर्सन का बड़ा सीधा सिंपल सा होता है काम जी। आपको एनओसी लेना है, नोटिफिकेशन ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम कंपनी से, कि जी आपकी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है आप छुट्टियों पर जा रहे हैं, एक ये लेटर। दूसरा एक लेटर आपने ये लेना है कि जी अपनी कंपनी से जहाँ से आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, एक ये लेटर ले लिया, 2 लेटर हो गए। तीसरा लेटर एक और आपने लेना है, ये एडिशनल ज़रूर है लेकिन बेहतर है आप लगा लें। उसको कहते हैं जी लीव लेटर। उसमें लिखा होगा जी कि आप इतने दिनों की लीव ले रहे हैं इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, और जो है आप आपकी कंपनी को कोई इतराज़ नहीं है, आप आसानी से कंपनी की तरफ से आएँ जाएँ और उस डेट पर वापस आएँ। इसको कहते हैं लीव लेटर, ये एक स्पेसिफिक होता है, ये ले लें। अच्छा जी, और सैलरी स्लिप्स आपने 3 से 6 माह की, कम से कम 6 माह की तो ज़रूर अटैच करें। वो ये तो हो गया सैलरीड पर्सन का। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो है आपने लगाने हैं। बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स में क्या है? सबसे पहला जी आपकी बिज़नेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में ही बिज़नेस को और अपने ज़ाती अखराजात को मेंटेन कर रहे हैं तो इट्स ओके, गुड टू गो, इसमें कोई ख़ामी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ आप ये कर सकते हैं। अगर लेकिन असूली तौर पर बेहतर यही है कि आपका, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस अकाउंट भी हो और आपका जो है एक पर्सनल अकाउंट भी हो। अगर नहीं है तो पर्सनल अकाउंट में ही दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन बिज़नेस अकाउंट में दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। अच्छा, वो ये होगी जी आपकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपके बिज़नेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सबसे पहले आपका नेशनल टैक्स नंबर, उसका सर्टिफिकेट आपने लगाना है। आपकी लास्ट 2 से 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की जो है वो एफबीआर पे जो आपने सबमिट करवाई होती है, वो आपने लगानी है। इसके अलावा अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है तो वेल एंड गुड, उसकी मेंबरशिप लगाएं, उसका सर्टिफिकेट लगाएं, अपना जो कार्ड है मेंबरशिप का उसकी भी कॉपी साथ लगाएं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप रिकमेंडेशन लेटर भी लें, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है कि जी आप इस कंट्री में विज़िट करने के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस विज़िट के लिए जा रहे हैं, तो जी चैम्बर आपको इनविटेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देगा, और ज़रूर देगा अगर आपकी मेंबरशिप है। अगर आपकी मेंबरशिप चैम्बर की नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये एक एडिशनल चीज़ है। अगर जिनके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी कुछ चंद रजिस्ट्रेशंस होती हैं, स्पेसिफिकली होती हैं, जो हर कारोबार की अपनी नौइयत के हिसाब से होती हैं। लाइक कि कारपोरेशन की आप जो वो देते हैं, कोई सालाना कारपोरेशन का जो टैक्स देते हैं या मंथली टैक्स देते हैं, उसकी जो रसीद कटती है, उसकी रसीदें जो हैं टैक्स की, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी का बिज़नेस बहुत पुराना है तो पुराने दौर में ये होता था कि कारपोरेशन वालों की मेंबरशिप के सर्टिफिकेट्स भी होते थे, जिस तरह चैम्बर का सर्टिफिकेट होता है, एनटीएन का सर्टिफिकेट होता है, इस तरह कारपोरेशन वालों के भी वो सर्टिफिकेट्स होते थे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास वो है और आपने संभाल कर रखा हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़, इस तरह के जो कारपोरेशन के जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये शो करते हैं कि जी आपका बिज़नेस पुराना है, आप पुराने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी अपने मुल्क में जड़ें मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बंदा अगर जाएगा तो वापस आएगा। इट्स मेक योर केस वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसी तरह कारपोरेशन के साथ साथ मुख्तलिफ आपका जो नेचर ऑफ बिज़नेस है, जो मुख्तलिफ यूनियंस होती हैं, उनकी मेंबरशिप होती है, बिज़नेस की यूनियंस होती हैं, इस तरह से मुतल्लिक आपके जो है रजिस्ट्रेशंस होती हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन इस तरह की है तो वेल एंड गुड। इसी तरह अगर आपके नेचर ऑफ बिज़नेस से मुतल्लिक अगर कोई ऐसा कोई सरकारी इदारा आपको मज़ीद कोई मेंबरशिप देता है, सर्टिफिकेशन देता है या कोई रजिस्ट्रेशन देता है और आपके पास वो है,
तो वो भी आपको साथ अटैच करनी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप पंजाब में जो है कोई, अगर आप पंजाब सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड हैं, लाइक कोई आप पंजाब वालों को भी सेल्स टैक्स वगैरह देते हैं, तो अगर आपके पास उनकी कोई मेंबरशिप या सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन है तो आपको वो भी अटैच करनी चाहिए। इट्स मेक योर केस स्ट्रोंगर। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे कि वो पुरानी बात है कि वो पाकिस्तान स्टील मिल के जो थे ना डीलर थे, तो उन्होंने तो पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो बड़ी मतलब एक टाइम में वो उसका बड़ा अरूज था, दबदबा था। तो जो उन्होंने अपनी वो डायरेक्ट डीलरशिप थी उनके पास पाकिस्तान स्टील मिल की, तो उनके पास उनको पाकिस्तान स्टील मिल ने वो दिया हुआ था, एक लेटर दिया हुआ था जी कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड दिस पर्सन इज़ आवर ऑथोराइज डीलर। तो वो उनसे डायरेक्ट माल ख़रीदते थे और आगे पार्टियों को, अपनी जो उनके बिज़नेस की पार्टीज़ थी लगी होती थी, उनको भेजते थे। तो इस तरह के जो मेंबरशिप के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं। तो ये आपको जो बिजनेसमैन है अगर उनके पास हैं तो आपको लगानी चाहिए। इसी तरह आपका जो है एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं मैरिड वाला भी लगेगा, अगर अनमैरिड हैं तो वो जो है वो भी लगेगा। और एफआरसी और इसी तरह एमआरसी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपने जो है अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ लगाना है। इसमें एफआरसी में आपने ये बात जहन में ज़रूर रखनी है, एफआरसी आपने जब भी लगाना है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो आपने इशू करवाया होगा तो आपने लगाना है, अदरवाइज़ 3 महीने के बाद आपका एफआरसी जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो ये आपने एक बात ज़रूर ज़हन में रखनी है, एफआरसी शुड नॉट बी ओल्डर दैन 3 मंथ्स। इसी तरह अब जो है आपने जो बाज़ार से जो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपने ख़ुद तैयार करने हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और हैं, वो है जी आपका वीज़ा कवर लेटर। वीज़ा कवर लेटर में के बारे में मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर ने पकड़ना है और उसकी बेस पर जो है उसने आपका वीज़ा लगाना है। अब ये जो है वीज़ा कवर लेटर आपने टू द पॉइंट बनाना है, प्रिसाइसली बनाना है, और इसमें जो है ना लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, 2-2 सफ़ों के, 3-3 सफ़े के नहीं लिखने। मेरे नज़दीक वीज़ा कवर लेटर 1 से मैक्सिमम 1.5 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ट्रैवल प्लान है, ये भी बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, ये भी आपने ख़ुद बनाना है कि इसमें आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आप किसी कंट्री में कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितने दिन का आपका टूर है, आप कौन कौन सी जगह देखना चाहते हैं। जब आप ख़ुद ये चीज़ें नेट से रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जगह इस कंट्री में यहाँ यहाँ वाक़ हैं, तो आप वही ट्रैवल प्लान देंगे। अच्छा, बाज़ार से लाइक जो मार्केट से जो आपने चीज़ें परचेज़ करनी हैं वो आपने होटल बुकिंग जो है परचेज़ करनी है। परचेज से मुराद कंफर्म्ड और वैलिड बुकिंग लेनी है। ट्रैवल होटल बुकिंग आपने ख़रीदनी उस वक्त तक नहीं है जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाता। तो वैलिड और कंफर्म बुकिंग जो है आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल एंड हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, वो आपने बाज़ार से ख़रीदनी है। लाइक वो 2-3-4 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। और इसी तरह डमी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, वो भी आपने बाज़ार से परचेज़ कर लेनी है। पीएनआर अगर आप बना सकते हैं बनवा लें, नहीं तो डमी फ़्लाइट बुकिंग जो है वो भी आपने जो है वो बाज़ार से परचेज़ करनी है। ये जो 2 से 3 से 4 चीज़ें हैं ये आपने सिर्फ मार्केट से जो है परचेज़ करनी है। इसके अलावा हर चीज़ जो है वो आपने ख़ुद आपके पास ख़ुद मौजूद है, वो आपने ख़ुद उसको तैयार करना है, कंपाइल करना है और उसको बड़े अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। अब इसकी मिसाल मैं फ़ाइल प्रेपरेशन की और फ़ाइल की प्रेजेंटेशन की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा। अब एक शादी में आप जाते हैं तो शादी में जो है कितनी खूबसूरत लड़कियां आई होती हैं, लेकिन हर एक की नज़र दुल्हन पर पड़ती है, क्योंकि दुल्हन जो है ब्यूटी पार्लर से तैयार होती है, उसका ड्रेस बहुत फैंसी होता है, उसने बड़ा आला वो अरफा किस्म का मेकअप करवाया होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरी लड़कियां होती हैं, दुल्हन की बहनें होती हैं या दूसरे रिश्तेदार होते हैं, वो भी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन हर एक की नज़र दुल्हन पर क्यों पड़ती है? क्योंकि इसलिए कि दुल्हन ने अपनी प्रेजेंटेशन पर और अपने लुक पर जो है पैसा खर्चा होता है, और इस वजह से हर एक इंसान शादी के इवेंट में दुल्हन को देखता है और एडमायर करता है। इसी तरह आपकी वीज़ा फ़ाइल है, आपकी वीज़ा फ़ाइल की प्रेजेंटेशन और प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी, टू द पॉइंट होगी, स्पेसिफिक होगी,
उतना ही आपके जो है ना वीज़ा ऑफ़िसर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देगा। वीज़ा कवर लेटर में आप चीज़ें सारी अच्छी लिखी होंगी, टू द पॉइंट लिखी होंगी, बोल्ड की होंगी, इटैलिक की होंगी, मेन पॉइंट्स को। इसी तरह ट्रैवल प्लान को भी बड़े प्रिसाइज़ली खूबसूरती से बयान किया होगा। तो फिर जब ये 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें जब उसको अच्छी मिल जाएँगी, तो फिर बैंक स्टेटमेंट पर भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। वो बैंक स्टेटमेंट को भी अच्छी नज़र से देखेगा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को भी अच्छी नज़र से देखेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ाइल को तैयार करती हैं। लोगों ने हवा बनाया होता है जी, यूट्यूब पर यूट्यूबर्स ने जी हम आपकी फ़ाइल तैयार कर देंगे। वो फ़ाइल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फ़ाइल आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है 70-70 हज़ार रुपया या 1-1 लाख रुपया दे वीज़ा कंसल्टेंट्स को देने की, जब आप हर चीज़ जो है ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा, वीज़ा फ़ाइल तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको ख़ुद तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बराए करम व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चनिंग ना कीजिएगा, व्हाट्सएप इट्स अ पेड सर्विस। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।